नमस्कार, आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के 9th लेक्चर में। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। फार्माकोकाइनेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है और स्टार्टिंग की क्लासेस से ही हम बात करते आ रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्चुअली हम चार चीजें पढ़ते हैं एड में: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो आज हम उन्हीं की डेफिनेशन देखते हैं कि इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है इन चारों टर्म्स का। सबसे पहली बात है कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, ये तो हमें पता ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन सी वाली मूवमेंट है? जहां भी एडमिनिस्टर किया गया ड्रग को किसी भी रूट से, चाहे ओरल रूट हो, चाहे सबलिंगुअल रूट हो, रेक्टल रूट हो, कोई भी रूट हो, आईवी रूट को छोड़ के, एक आप समझ सकते हैं कि आईवी रूट जो इंट्रावेनस रूट है बस वही है जिसमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली जो ड्रग है वो ब्लड में ही दी जाती है। लेकिन बाकी इंट्रावेनस को छोड़ के सारे जो रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग को सर्कुलेशन में पहुंचना होता है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड स्ट्रीम में ड्रग का पहुंचना, वहां तक का जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर्कुलेशन में तो पहुंच गया है, अब सर्कुलेशन से वो अलग टिश्यूज में उसका जाना, और उन टिश्यूज में ऑब्वियसली साइट ऑफ एक्शन भी इंक्लूडेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। कहा? ब्लड से बाकी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म शब्द का ही मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होना। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना? केमिकल अल्टरेशन, केमिकली उसका बदल जाना। जो केमिकल स्ट्रक्चर उसका था वो अब ना रहे, वो बदल जाए, तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म। बॉडी में ड्रग का केमिकल अल्टरेशन हो जाना, इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। जैसे लिवर जो है वो मेन साइट है मेटाबॉलिज्म की, जितना भी मेटाबॉलिज्म है लगभग वो लिवर में होता है सबसे ज्यादा। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिवर में होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेन साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज लिवर। लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म करना, तो ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा लिवर में ही होता है, सभी ड्रग्स का। अगला है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमें पता ही है कि ड्रग का बॉडी से निकल जाना। तो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग, जो ड्रग सिस्टम में एब्जॉर्ब हो गई, सिस्टम में मतलब सर्कुलेशन में चली गई तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली गई, तो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब्ड हो गई। तो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब ड्रग जो एब्जॉर्ब हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिसका मेटाबॉलिज्म हुआ है, वो सारी ड्रग का फाइनली बॉडी से पैसेज आउट, बाहर निकल जाना, वो है एक्सक्रीशन। तो ये है कि एक एक सेंटेंस में या सिंपल टर्म्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन है ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड स्ट्रीम से बाकी टिश्यूज में पहुंचना, मेटाबॉलिज्म है उसका केमिकल रूप बदल जाना, केमिकल अल्ट्रेशन हो जाना, एक्सक्रीशन का मतलब है अब उसका बॉडी से बाहर हो जाना। तो ये चार चीजें हैं जो एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक्स का मेन कंटेंट है, जिसमें से एब्जॉर्प्शन अभी पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का काफी पार्ट हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से ड्रग एक्चुअली एब्जॉर्ब होती है, किन किन तरीकों से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सब में वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यूज होगा। तो एब्जॉर्प्शन का भी वो बहुत बड़ा पार्ट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन अभी देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। अब ये जो ड्रग की मूवमेंट है, ये सर्कुलेशन तक कितनी होगी, किस स्पीड में होगी, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है सोल्यूबिलिटी। तो इस फैक्टर पे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के साथ क्या होगा, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के साथ तो क्या होगा। ऑब्वियसली जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है ना, वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगी और ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी।
ठीक है? क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनको एब्ज़ॉर्ब होने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? किसी न किसी कैरियर पे, एक्वास्पोर पे, कैरियर प्रोटीन पे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, जिसकी वजह से उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी पिछली क्लास में ही हमने देखा कि कैरियर ट्रांसपोर्ट एक्चुअली सैचुरेबल होता है, वो सैचुरेट हो जाता है, भर जाते हैं कैरियर्स, तो टाइम लगता है उस प्रोसेस में। लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है वो ज़्यादा फास्ट और अमाउंट में भी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होंगे। पहली बात तो ये सॉल्युबिलिटी। दूसरी कंसंट्रेशन। अब ये भी उसी में कवर हो गया था हमारा, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगी? अगर उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही थी, जैसा कि हमने देखा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को छोड़ के बाकी सब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपॉन इंपॉर्टेंट था। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर सकती है। अगला है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो जैसा कि हम डाइजेशन से इतना जानते ही हैं कि इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसलिए होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत है और वो माइक्रोविलाई के कारण, सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का ज्यादा होने के कारण, एब्जॉर्बिंग जो ऑर्गन है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करती ही है एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। दूसरा है वेस्कुलैरिटी। वेस्कुलैरिटी मतलब वेस्कुलैरिटी ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। एब्ज़ॉर्प्शन का तो मतलब ही है कि ड्रग का ब्लड तक पहुँचना। जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वहाँ एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी। उससे नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले वीडियो में। जैसे हमने देखा था आईवी रूट में एब्ज़ॉर्प्शन थी 100%, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। ओरल रूट की एब्ज़ॉर्प्शन थी कम, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको, उसमें ओरल रूट के अंडर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी की भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है। तो इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का क्या कनेक्शन है। ठीक, तो दोबारा से हम बात नहीं करेंगे। अब हम मूव करते हैं एब्जॉर्प्शन के अंडर आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बायो अवेलेबिलिटी। एक्चुअली ऐसा है कि आपके सिलेबस में नॉर्मली तो यही लिखा है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे ही हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जनरल प्रिंसिपल्स पे, तो आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स में भी प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर्स, सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और फार्माकोकाइनेटिक्स में ये चारों, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक पे भी आ सकता है कि फार्माकोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें या फार्माकोकाइनेटिक्स को एक्सप्लेन करें, तब भी प्रिपेयर रहें। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पिछले सालों में भी बहुत बार बायो अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी आपके सिलेबस में फार्माकोलॉजी के जो वर्ड्स अलग से ही सिलेबस में लिखे हुए हैं जनरल प्रिंसिपल्स लिखने के बाद भी, उनमें से एक है बायो अवेलेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन था, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन था, वो हमने कवर किया। अब बायो अवेलेबिलिटी 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आप समझ लो कि पक्का ही आएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ठीक से समझें और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देखें। तो देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या। जितनी भी ड्रग एडमिनिस्टर की गई बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जितनी ड्रग हमने दी, मान लो 100 mg डोज थी उसकी, उसमें से कितनी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंची, कितनी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंची, सिंपली तो बायो अवेलेबिलिटी का यही मतलब है। 100 mg एडमिनिस्टर की, ब्लड स्ट्रीम तक कितनी पहुंची, मान लो 80 mg पहुंची, तो बायो अवेलेबिलिटी हुई 80%। ये है बायो अवेलेबिलिटी। अब ये अलग बात है कि क्यों पूरी की पूरी ड्रग ब्लड तक नहीं पहुंचती है, वो फिर वही बात है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ड्रग की सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, एरिया पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सब ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन एक जैसी नहीं हो सकती। एक्चुअली बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन को ही मापने का एक तरह से पैरामीटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बायो अवेलेबिलिटी, जिससे हमें एब्जॉर्प्शन का आइडिया लगता है कि एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है किसी ड्रग की। तो अब बाय डेफिनेशन देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है, दो चीजें हैं, रेट एंड एक्सटेंट, किस स्पीड से और किस मात्रा में
मतलब कितनी, जितनी दी थी उसमें से कितनी, और रेट भी देखना है कि वो फास्ट है या स्लो है एब्जॉर्प्शन। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म मतलब टैबलेट फॉर्म में दी थी, सिरप फॉर्म में दी थी, जिस भी फॉर्म में दी हो, उस फॉर्म से उसका एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। डोसेज फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहती है, एब्जॉर्प्शन डोसेज फॉर्म पे भी डिपेंड करती है। क्यों? कि मान लो टैबलेट फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो अगर ड्रग, तो पहले उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है, फिर उसको डिसॉल्व होना पड़ता है ना। सिंपली कि जैसे ये ये टैबलेट है, तो ये पहले स्टमक में जाएगी, तो टूटेगी पहले, तो टूटेगी, फिर ये घुलेगी, डिसॉल्व होगी, तब जाके एब्जॉर्ब होगी। इसकी जगह अगर कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म हो, सिरप हो, या कोई दूसरा लिक्विड डोसेज फॉर्म हो, तो उसको टूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है फिर टूटने में और डिसॉल्व होने में। तो इसलिए ओरल रूट के साथ साथ अगर टैबलेट फॉर्म में ड्रग है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जो भी डोसेज फॉर्म है, उस डोसेज फॉर्म से उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन का स्पीड, मतलब रेट, और उसकी मात्रा मतलब एक्सटेंट, कितने अमाउंट उसका एब्जॉर्ब हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सारी एब्जॉर्ब होगी, हो सकता है वो पहले मेटाबोलाइज हो जाए, जैसे कि ओरल रूट में होता ही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लिवर के थ्रू जाना पड़ता है इसलिए। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में जरूर इसको कवर करें, ओरल रूट के अंदर ये सब डिस्कशन हुई है, तो दोबारा से हम ये डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद ये बायोअवेलेबिलिटी, जो रेट और एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म का, कैसे डिटरमिन होता है, ये जस्ट नेक्स्ट लाइन है इसकी डेफिनेशन में ही। डिटरमिन्ड बाय इट्स कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना के, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के, जो ग्राफ हम देखेंगे आगे, ये है वो ग्राफ। तो ये ग्राफ बना के बायो अवेलेबिलिटी को हम पता लगाते हैं। और बायो अवेलेबिलिटी इज डिनोटेड बाय एफ, इसका सिंबल क्या है? एफ। अब एक और डेफिनेशन इसकी जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है, इट इज अ मेजर ऑफ fraction of administered dose of drug that reaches the systemic circulation in an unchanged form। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या। फिर से वही बात, कितना एक्सटेंट मतलब कितना फ्रैक्शन, तो एफ बोल रहे थे ना इसको, तो यहां से आया वो एफ, कि इसका कितना फ्रैक्शन, एडमिनिस्टर्ड डोज का कितना फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, लेकिन अनचेंज्ड फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है अनचेंज्ड फॉर्म? जैसा कि वही बात सेम हो गई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग का कुछ परसेंटेज अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, और हम तो जानते हैं फॉर्म चेंज करना, स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब होता है मेटाबोलाइज हो जाना। तो जो ड्रग मेटाबोलाइज हो गई वो अब अवेलेबल नहीं है एक्शन के लिए। तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब कौन ड्रग कितनी परसेंटेज में अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर एक्शन, अवेलेबल फॉर ड्रग एक्शन। जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो गई, वो एक्शन वाले सिस्टम से बाहर चली गई, अब वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो अनचेंज्ड फॉर्म में कितनी पहुंचती है? हो सकता है सारी पहुंच जाए, पर मेटाबोलाइट पहुंचे उसके, वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना पहुंचे बल्कि उसका मेटाबोलाइट पहुंचे, तो उसको हम ड्रग नहीं कहेंगे। ड्रग के लिए हमारा मतलब है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर एडमिनिस्टर बॉडी में किया गया था, वही केमिकल स्ट्रक्चर को हम ड्रग बोलते हैं। उसके अलावा जो भी है वो मेटाबोलाइट्स है, मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है वो, और वो हमारा ड्रग नहीं है। तो अनचेंज्ड फॉर्म में जितनी पहुंचेगी, ये अनचेंज्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अनचेंज्ड फॉर्म में जितना फ्रैक्शन पहुंच जाए किसका, एडमिनिस्टर्ड डोज का। वही एग्जांपल अगेन लेती हूँ, अगर 100 mg एडमिनिस्टर किया, और फिर उस बाद में हमने कुछ टाइम बाद उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखी ड्रग की, तो हमें पता चलेगा कि प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। प्लाज्मा में अगर उसकी कंसंट्रेशन हमें मिलती है 1000 mg में से 700 mg, तो इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ 70% है, बाकी 30 mg के साथ का मेटाबॉलिज्म हो गया या कुछ ना कुछ बदल गया है, या तो उसका फॉर्म बदल गया है, उसको हम ड्रग कंसीडर नहीं करते हैं। तो अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, पहली बात पहुंचना कहाँ है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में।
और किस किस रूप में पहुंचना है, जिस रूप में आपने ड्रग दी थी अनचेंज्ड फॉर्म में कितना फ्रैक्शन पहुंच जाता है, ठीक है, उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये दोनों डेफिनेशंस आपको बायोअवेलेबिलिटी में लिखनी है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन की बात की है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की है, ठीक है, अनचेंज्ड फॉर्म की बात की है, लेकिन इसमें रेट की बात नहीं की है। रेट भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड स्लो है या फास्ट है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पहली डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो यही है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। दूसरी लिखनी है कि इसका कितना फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक है, और उसको डिटरमिन कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन टाइम कर्व से। पहले भी बात हो चुकी है, आईवी रूट की बायोअवेलेबिलिटी 100% मानी जाती है, क्योंकि उसको कोई बैरियर क्रॉस नहीं करने पड़ते हैं, ड्रग डायरेक्टली वेन्स में एडमिनिस्टर हुई है, डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई है, तो बायोअवेलेबिलिटी 100%। बाकी जो रूट्स हैं उन सब की बायोअवेलेबिलिटी 100% से कुछ तो कम ही रहती है, और ओरल रूट में तो एक्चुअली काफी कम हो जाती है। अब देखते हैं, ये जो हम कह रहे थे कि कंसंट्रेशन टाइम कर्व बना के हम बायोअवेलेबिलिटी पता करें। यहाँ पे 3 ड्रग्स हैं, ए, बी और सी। 3 ग्राफ्स बने हुए, 3 कर्व्स बने हुए हैं इसमें। ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। इनमें से देखें तो सबसे कम बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग सी की, क्योंकि अच्छा एक और बात, बायोअवेलेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, जो कंसंट्रेशन टाइम कर्व हम बनाते हैं उसके अंडर कितना एरिया आता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो इसका एरिया सबसे कम है ड्रग सी का, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम है। अब जो इंटरेस्टिंग केस है वो है ए और बी का। अब वैसे मैं बहुत एक्यूरेटली बना नहीं पाई हूं, पर मेरा जो पर्पस था वो मैं बता रही हूँ कि एरिया अंडर कर्व ड्रग ए और ड्रग बी दोनों का ही सेम है। क्या एरिया अंडर कर्व ड्रग ए ड्रग बी दोनों का सेम है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व से हमें क्या पता चलता है, कितना फ्रैक्शन, कितना अमाउंट पहुंच गया ब्लड में। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में, बायोअवेलेबिलिटी फिर भी ओवरऑल इनकी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि कर्व डिफरेंट है। तो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि भले ही एरिया अंडर कर्व दोनों का सेम है, लेकिन एक की एब्जॉर्प्शन फास्ट है, अगर ये टाइम है ना, तो ये मान लो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे करके, तो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, ये जल्दी अपने पीक कंसंट्रेशन में पहुंच रही है, और इसको टाइम लग रहा है। ये लेट पहुंच रही है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसलिए एरिया अंडर कर्व भले ही ए ड्रग और बी ड्रग का सेम है, अमाउंट भले ही दोनों का सेम है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन दोनों का रेट डिफरेंट है, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि यहां हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था रेट एंड एक्सटेंट, मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ इस केस में एक्सटेंट मतलब अमाउंट, किस हद तक वो मतलब पहुंचती है अनचेंज्ड फॉर्म में, वो तो सेम है, एक्सटेंट सेम है, लेकिन रेट डिफरेंट है, तो ए और बी की बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी, भले ही उनका एरिया अंडर कर्व सेम हो के उनका फ्रैक्शन सेम हो जाए, ठीक, क्योंकि रेट भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बनाने का यही पर्पस है। एक दूसरा कर्व भी जो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाती हैं, इसलिए ये वाला कर्व भी हम देखते हैं, ये वाला ग्राफ, ये फिर से प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ये एक्चुअली आईवी रूट को बताने की कोशिश की गई कि आईवी रूट का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये है आईवी रूट जो रेड कलर से शो किया, मैंने लिखा आईवी, बाकी मैंने लिखा नहीं है, पर जाहिर सी बात है ये ओरल रूट है, ठीक है। और देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो आईवी रूट से जब ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो बहुत जल्दी वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपनी अटेन कर लेती है ब्लड में, और फिर बहुत ही जल्दी वो एक्सक्रीट भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन फास्टेस्ट रूट कहा गया है आईवी को, इसीलिए आईवी को इमरजेंसी के लिए सबसे सूटेबल कहा गया है। फास्टेस्ट रूट, सबसे ज्यादा जल्दी आपको प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिल जाएगी ड्रग की, ताकि सबसे जल्दी आपको इसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फास्टेस्ट रूट है आईवी रूट। रही ओरल रूट की बात, तो वो स्लो है, तो हमको पता ही है उसके क्या रीजंस हैं, क्या वो सब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले वीडियो में कवर हो चुका है कि क्यों एब्जॉर्प्शन स्लो है। तब वो स्टार्टिंग में वो वीडियो आपको इसलिए बोरिंग लगेगी क्योंकि आपको एब्जॉर्प्शन का नॉलेज नहीं होगा उस टाइम ज्यादा, तो आपको वो मतलब सुनने में उतना रिलेटेबल नहीं लगेगा। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को एक्चुअली पढ़ लेने के बाद फिर जब आप वापस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला वीडियो देखोगे तब वो आपको ज्यादा समझ आएगा, तो एक बार जरूर उसको दोबारा देखें।
तो ये ओरल रूट है, इसमें क्या होगा, स्लो होगा एब्जॉर्प्शन, टाइम लगेगा क्योंकि उसको जीआईटी को क्रॉस करना है, कितने बैरियर्स को क्रॉस करना है। तो पहली बात ये तो स्लो होगा, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं पहले, तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी होगी उसकी कम, ठीक। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व को कंपेयर ना करें क्योंकि मैंने 3 ग्राफ्स बनाए हैं, उसका क्या पर्पस है अभी देखते हैं। एमईसी और एमएससी, पहले तो इसको समझिए क्या है। ये है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, लिख लें इसको फुल फॉर्म में, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और ये है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इफेक्टिव और सेफ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ग्राफ इस कंसंट्रेशन से मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को अगर टच नहीं कर पाता है, उससे नीचे रहता है, जैसे कि ये है, तो इसको लिखा है अनअफेक्टिव, तो उस ड्रग का हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जो मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए इफेक्ट देने के लिए वही अटेन नहीं हो रही है, तो ये है अनअफेक्टिव। दूसरी तरफ अगर कोई ड्रग मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाता है तो वो ड्रग टॉक्सिक कहलाएगा क्योंकि यहीं तक सेफ थी वो कंसंट्रेशन, उसके बाद उस ड्रग की टॉक्सिसिटी मिलेगी हमको। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच का विंडो है, इसमें ही ड्रग को रहना चाहिए एक्चुअली। तो इसका मतलब ये जो ड्रग है, ये आइडियल ड्रग है फिर ये वाली, ये वाला कर्व, क्योंकि ये सेफ से नीचे है और इफेक्टिव से ऊपर है, सेफ और इफेक्टिव के बीच रहना चाहिए। और इस विंडो को क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज मतलब ट्रीटमेंट के टाइम आपको इस रेंज में रहना है, थेराप्यूटिक रेंज या थेराप्यूटिक विंडो। तो आपको पता ही है कि जब भी आप डोज पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक रेंज मिलती है कि डोज क्या है इस ड्रग की, 10 mg टू 30 mg ऐसे करके। तो वो जो रेंज है वो एक्चुअली ये है जिसको कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज या थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कह देते हैं इसको। तो इस ग्राफ में क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी के अलावा और भी बहुत सी चीजें थी, इस ग्राफ का जो मेन पर्पस है वो ये बताना था कि किसी भी रूट की बायो अवेलेबिलिटी, सेम ड्रग के लिए अगर किसी रूट के अंडर सेम ड्रग को अगर दो अलग अलग रूट से दिया जाए तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, आईवी रूट का कर्व बनाते हैं और दूसरे रूट का कर्व बनाते हैं। जैसे मान लो इस केस में हमने ओरल रूट ले लिया, तो ये तो समझाने के लिए है, इसको देखें कि आईवी रूट से जब हम इस ड्रग को दे रहे हैं तो ऐसा कर्व बन रहा है, जब ओरल रूट से दे रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो इसका ज्यादा आएगा, अगर भले इस ग्राफ में ज्यादा नहीं दिख रहा है तो वो मेरा फ्लो है, मैं ठीक से बना नहीं पाई हूँ, लेकिन कायदे से ये वाला एरिया अंडर कर्व ज्यादा होना चाहिए और फिर ओरल का कम होना चाहिए क्योंकि ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी हमेशा ही आईवी रूट से कम होती। और निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला है क्या कोई, तो हाँ, फॉर्मूला है F means bioavailability is equal to area under curve by oral route is divided by area under curve by IV route। वैसे ही मान लो इंट्रामस्कुलर रूट का निकालना हो तो उसका ग्राफ बनाएंगे, उसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, वो भी आईवी रूट के कंपैरिजन में कितनी है, क्योंकि आईवी रूट की हमने कितनी मान ली 100%, तो आईवी रूट के कंपैरिजन में कितनी है उसकी बायोअवेलेबिलिटी, ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है, एरिया अंडर कर्व of oral route divided by area under curve of IV route। तो ये oral route की बायोअवेलेबिलिटी निकालने का तरीका है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि कंसंट्रेशन टाइम कर्व से हम एक्चुअली बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी अगर 5 मार्क्स में भी आपको आ रहा है तो डेफिनेशन लिखो, ठीक है, उसको इफेक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं वो लिखो, बायोअवेलेबिलिटी को वो सारे इफेक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअल में पैरामीटर एब्जॉर्प्शन को मापने का पैरामीटर है कि एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है ना। और साथ में ये ग्राफ्स बनाओ, तो बायोअवेलेबिलिटी में 5 मार्क्स आप मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट होगा। एब्जॉर्प्शन के अंदर बायोअवेलेबिलिटी से रिलेटेड एक टर्म बचती है जो कि है बायो इक्विवेलेंस। तो इसको भी समझने की जरूरत है, एमसीक्यू तो क्योंकि अब आ ही सकता है हमें कहीं से भी। तो देखें कि बायो इक्विवेलेंस की क्या मतलब है और एक्चुअली क्या है। हम सेम ड्रग के, पहले इसको समझते हैं फिर पढ़ते हैं। सेम ड्रग सेम है, मान लो पीसीएम है, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल, पीसीएम ड्रग है। पीसीएम ड्रग दो अलग अलग मैन्युफैक्चर की, मतलब दो अलग अलग कंपनी की, दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अगर पीसीएम उठा लें, या फिर मैन्युफैक्चरर सेम है लेकिन उसके अलग अलग बैच हैं पीसीएम के, दो अलग सेम मैन्युफैक्चरर के दो अलग बैच की या अलग अलग दो मैन्युफैक्चरर्स की पीसीएम उठाएं और उनको कंपेयर करें कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस है या वो सिमिलर है।
ठीक है, पहले तो ये करना है। और अगर उनमें डिफरेंस मिलता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो वो बायो अनइक्विवेलेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सेम है उनकी बायो अवेलेबिलिटी, तो वो हो जाएगी बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंस मतलब इक्वल होनी चाहिए ना, सिमिलर होनी चाहिए, क्या, बायो अवेलेबिलिटी। तो देखते हैं क्या है ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग, और दूसरी बात वो ओरल फॉर्मुलेशन की ही बात कर रहे हैं, किसी ड्रग की ओरल फॉर्मुलेशन फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर और डिफरेंट बैच फ्रॉम सेम मैन्युफैक्चरर। ये वो बात है जो मैंने अभी तक बताई, या तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की दो अलग, दो या कितनी भी ओरल फॉर्मुलेशन ड्रग हो, या डिफरेंट बैचेस की ड्रग हो, उनको बायो इक्विवेलेंट कहा जाता है। बायो इक्विवेलेंट कहा जाता है कब, इफ देयर बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मतलब अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना हो, मतलब अगर डिफरेंस हो ना उनमें, तो वो 19-20 का हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल एक्यूरेटली बायो अवेलेबिलिटी सेम कर दी जाए। लेकिन बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए उनमें, सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए वो डिफरेंस। जैसे हम सिंपल में ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो। तो जब उन दो फॉर्मुलेशंस की दो अलग अलग ड्रग की नहीं मापने लग जाएंगे हम यहाँ पे, पीसीएम ही होनी चाहिए वो, चाहे वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर की हो, चाहे वो सेम मैन्युफैक्चरर के अलग अलग बैच की हो, ड्रग सेम हो। ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग की ओरल फॉर्मुलेशन की, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की या सेम मैन्युफैक्चरर की, अगर उनकी बायोअवेलेबिलिटी लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स। तो ये था आज का टॉपिक, एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी बायो अवेलेबिलिटी फार्माकोकाइनेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। तो अगली क्लास में हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।